नमस्कार। दंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चुनाव प्रचार का शोर अब खत्म हो रहा है और इसी के साथ लड़ाई अब और ज्यादा भीषण होती हुई चली जा रही है। 57 सीटों को लेकर 1 जून को मतदान होना है, लेकिन उसके पहले अपने अपने दावे किए जा रहे हैं सीटों के आंकड़े को लेकर, और उसी दावों की पड़ताल करने के लिए हमारी मौजूदगी है इस वक्त काशी में। काशी विश्वनाथ की नगरी है। इस वक्त बोट पर हमारी मौजूदगी है। माँ गंगा का यह किनारा है और चारों तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से गंगा आरती की भव्य और दिव्य तैयारी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन क्या होगा बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए 400 पार, या फिर बीजेपी 200 सीटों के भीतर सिमट जाएगी, जैसा कि इंडिया गठबंधन की ओर से दावा किया जा रहा है। आज दिन भर चुनाव प्रचार का शोर कैसे चला है? उत्तर प्रदेश की 13, बिहार की और बंगाल की सीटों पर सबसे ज्यादा निगाह क्यों टिकी हुई है? आरोप प्रत्यारोप के दौर आज दिन भर कैसे चलते रहे, ये रिपोर्ट देखिए। उसके बाद काशी विश्वनाथ की नगरी से करेंगे चर्चा की बड़ी शुरुआत। श्री वाहेगुरु जी का खालसा। संविधान को खत्म करना चाहता है। विपक्ष के नेताओं ने भी ठान रखा कि देश को पीछे लेकर के ही जाना। नौजवानों का 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया है। फिर एक बार भगवान रघुनाथ जी की। पंजाब के होशियारपुर में पीएम मोदी, तो उड़ीसा झारखंड से लेकर पंजाब तक राहुल गांधी, कुल्लू से लुधियाना तक सीएम योगी, तो कोलकाता में ममता बनर्जी, हिमाचल में प्रियंका गांधी, तो पंजाब में जेपी नड्डा। अब की बार भी आखिरी दिन तक धुआंधार चुनाव प्रचार हुआ। 16 मार्च से शुरू हुए चुनाव प्रचार का शोर आज थम गया। चुनाव की घोषणा के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71 साक्षात्कार और 182 रैलियां और रोड शो कर डाली। रैलियों और प्रचार के मामले में विपक्षी दलों का कोई भी नेता पीएम मोदी की बराबरी नहीं कर सका, लेकिन अब ये शोर थम चुका है। 1 जून को जब देश के 8 प्रदेशों में 57 सीटों पर मतदाता वोट डालेंगे, तो यूपी की 13, पंजाब की 13, बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर 904 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। और इसके साथ ही तय हो जाएगा कि इस चुनाव में देश के मतदाताओं ने क्या फैसला किया है। क्योंकि सियासतदानों की बात की जाए तो इस बार के चुनाव में विकास के मुद्दे से शुरू हुई बात परिवारवाद और मंगलसूत्र के रास्ते मुस्लिम आरक्षण तक पहुंची, और फिर जाति गिनती, रोजगार, महंगाई से होते हुए राम मंदिर से लेकर पाकिस्तान और तुष्टीकरण तक पहुंची। लेकिन आखिरी चरण में मुद्दा ध्यान का हो गया है, क्योंकि प्रचार खत्म होते ही पीएम मोदी ने कन्याकुमारी की उस समुद्री शिला पर ध्यान का ऐलान कर दिया है, जिस पर कोलकाता से चलकर कन्याकुमारी पहुंचे स्वामी विवेकानंद ने कभी ध्यान किया था। प्रचार खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने तो अपना प्लान फिक्स कर लिया, लेकिन विरोधी दल पिछड़ गए। अब सबके सब शिकायत कर रहे हैं। सुना है कि जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाए और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को बतलाइए। सुनो भाइयों, या प्रधानमंत्री जी का अपना मेडिटेट करने का, ध्यान करने का हक भी निकाल के फेंकना चाहते हैं। From any biological parent, he is absolutely divine, and he should go and meditate. All I can hope for is that he's going to need a lot of meditation after the 4th of June. So let's hope he stays there for a while. कांग्रेस ने तो एक दिन पहले ही चुनाव आयोग में शिकायत भी कर डाली कि पीएम मोदी की ध्यान साधना प्रचार का हथकंडा है। हालांकि समुद्र के बीचों बीच विवेकानंद मेमोरियल रॉक पर ध्यान साधना को लेकर पीएम मोदी का प्लान पहले ही आउट हो चुका है। प्लान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई की ही शाम 5:15 बजे कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे। शाम को ही भगवती अम्मान मंदिर में दर्शन और पूजा का प्लान है। फिर विवेकानंद मेमोरियल रॉक के ध्यान मंडपम में शनिवार दोपहर तक ध्यान में मग्न रहने का प्लान है। शनिवार 1 जून की दोपहर 3 बजे पीएम फिर महान कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का दर्शन करेंगे और माल्यार्पण भी करने वाले हैं। 1 जून को ही वोटिंग है। ऐसे में अगर पीएम मोदी दक्षिण भारत में भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो विपक्षी दलों को डर है कि उत्तर, पूर्व व पश्चिम भारत के राज्यों तक इसका असर पड़ सकता है। नरेंद्र मोदी जी अपने हिसाब से काम करते हैं, प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत अपनी इच्छा के हिसाब से जा रहे हैं, तो इसको कौन रोक सकता है?
जब मेरे प्रधानमंत्री उसकी आराधना करते हैं तो ये बात इनको चुभती है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा कैसे कर सकता है। ये हो सकता है कि ध्यान साधना करके पीएम मोदी चाहे राष्ट्र के सांस्कृतिक मूल्यों के मुताबिक अपना आचरण देश के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन विपक्षी दलों को लगता है कि इससे कहीं न कहीं बहुसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि जिन 57 सीटों पर चुनाव प्रभावित होने का शक विपक्ष को है, उनमें से 25 सीटें 2019 में भी बीजेपी ने अकेले जीत ली थी, जबकि एनडीए को 30 सीटें मिली थी। अब देखना होगा कि 1 जून को जब मतदान होता है तो 2019 के मुकाबले किसके रिकॉर्ड में बढ़त दर्ज होगी। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ बेहद खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ गौरव मिश्रा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अजीज वकार खान जी, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ हैं। और एसबी के प्रवक्ता राघवेंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए, जरा दिखा दीजिए सामने क्रूज। इसी क्रूज पर हमने किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू, और आज सभी को हर हर महादेव कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी बड़ा जोशो खरोश के साथ चुनावी मैदान में ये हैं, लेकिन ये बताइए अनुराग जी, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। ये बताइए कि ये जो इलाका है ये नरेंद्र मोदी का गढ़ है, क्या कर लेंगे आप उनका? बीजेपी दावा कर रही है। देखिए, पूर्वांचल हमेशा से समाजवादियों का गढ़ रहा है। समाजवादी विचारधारा के लोग पूर्वांचल में रहते हैं क्योंकि पूर्वांचली हमेशा विकास की राजनीति पर विश्वास करते हैं। पूर्वांचली हमेशा समाज में सद्भाव की बात करने वाले लोग होते हैं, सामाजिक न्याय की बात करने वाले। अगर इतिहास आप देखेंगे पूर्वांचल का, तो पूर्वांचल ने हमेशा से, जैसे मैंने आपको बोला पहले भी, रामानंद जी यहाँ पे हुए, रामानंद जी ने हमेशा सामाजिक न्याय की बात की। उनके शिष्य कौन थे? उनके यहाँ पे रैदास जी थे। इसीलिए बता रहा हूँ कि हमेशा से गढ़ रहा है समाजवादियों को। इस बार जब 4 जून को 4 जून लगा 2022 में हमारी 10-10 सीटें, आजमगढ़ देखेंगे 10 सीटें हम पूरी की पूरी। बनारस की लोकसभा की बात हो रही है। बनारस की भी आप देखेंगे तो हम लोग बनारस से लेके बनारस हुआ, यहाँ पे आजमगढ़ हुआ, 13 सीटों पर मतदान चंदौली हुआ, एक भी सीट सपा के पास नहीं है। लेकिन अब आएगी, आप चिंता मत कीजिए। इस बार समाजवादी पार्टी 13 की 13 सीटें जीतने जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को जनता लड़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का अपना मैनेजमेंट करती है, उनका मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, सुन लीजिए, मैं आपके लिए मीडिया मैनेजमेंट, वो जो मैनेजमेंट उनका मीडिया मैनेजमेंट परसेप्शन बनाते, लेकिन हम जनता के साथ हैं, जनता हमारे साथ है। इनके साथ जनता है नहीं। आवाज तो हम लोग हैं मीडिया वाले। आप गौरव मिश्रा जी को माइक दीजिए। अरे जनता इस बार इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। देख रहे हैं जोश गौरव मिश्रा जी समाजवादी पार्टी का, मतलब पूरे जोशो खरोश के साथ चुनावी मैदान में। देखिए 2014 में भी यही जोश था, जनता इनको जिता रही थी, हरा दी। 2017 में भी वही हाल हुआ, 2019 में वही हाल हुआ, और सबसे बड़ी बात 2022 में इनको जनता ने जमींदोज कर दिया। और ये परिवारवादी गढ़ की बात करते हैं, इनको लोकतंत्र से क्या लेना है? लोकतंत्र को बंधक बनाने वाले, अपराध की नर्सरी चलाने वाले, थानों से गुंडई को सींचने वाले, उनको क्या पता समाजवाद क्या होता है, समता क्या होती है, न्याय क्या होता है? इन घाटों पर अपराध चलता था। ये जो घाट देख रही हैं, शीतला घाट पर बम विस्फोट हुए थे, दशाश्वमेध घाट पर बम विस्फोट हुए थे, गोदौलिया में बम विस्फोट हुआ था, संकट मोचन पे बम विस्फोट हुआ था, और वो वही आतंकवादी जिसने कराया था, उसका मुकदमा वापस लेने का कुकर्म इनकी पार्टी ने किया था सरकार में। नाम तो बताइए। बिल्कुल सब पता है, आप गूगल करिए, सब वलीउल्लाह था, और कौन था? आप देखिए ना, तमाम पूरा आतंकवादियों को पूरी लिस्ट है, पूरी फेहरिस्त है। वो तो हाई कोर्ट है, माननीय उच्च न्यायालय है जिसने रोक लगा दी सारी। आप गूगल करिए, सब मिल जाएगा। आप निकल जाएगा, सारा लिस्ट निकल जाएगा। वो केवल उस पर बात करने नहीं आए हैं, सब चीजों पर बात करने आए हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस समाजवाद की ये बात कर रहे हैं, जिस समता की ये बात कर रहे हैं, आज जिस माँ पतित पावनी माँ गंगा पर चल रहे हैं, उस पर आप अलखनंदा क्रूज की अभी चर्चा कर रही थी। ये प्रधानमंत्री जी की देन है, ये विकास का नमूना है। आज ये विकास की गंगा बह रही है, लेकिन इन लोगों के काल में जो 30,000 टेनरी का गंदा खून माँ गंगा में गिरता था, वो गंदा खून बहता था, आज वो सब समाप्त हो चुका है। ये कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से बस इनसे बोलबाला था। देखिए आप ज्यादा दूर मत जाइए। यहाँ बीएचयू की घटना हुई ना, बच्ची के साथ अन्याय करने वाले कौन थे? ये बता रहे हैं ना कि हम माफिया में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है, बीएचयू के अंदर में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, उस पर नहीं बोलेंगे आप किस पे बात कर रहे हैं? माँ गंगा क्या 2014 के बाद आई है क्या इस देश के अंदर में? माँ गंगा कब से है यहाँ पे, बताइए आप?
कब से यहाँ बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है? बताइए आप कब से हैं? तब से हैं, जब से ये माँ गंगा में 30,000 टेनरी का गंगा खून गिराते थे। और मैं इनको बताना चाहता हूँ, 2014 के बाद यहाँ पे लोग आए, 2014 के बाद यहाँ ट्रेन आई, जिसने घटना किया वो जेल में है, कुलदीप सिंह जेल में है। अरे इनके नेताजी कहते थे कि 4 लोग मिलकर बलात्कार नहीं कर सकते। आपने अन्याय किया, अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? बताइए आप। कमाल की बात करें, 4 लोग एक जाति विशेष के बताइए, उनका मुकदमा नहीं लिखा गया। इनके साथ जाति धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं। विकास पे बात कीजिए ना, बताइए रोजगार कितना दिया? रोजगार कितना दिया? रोजगार 2 करोड़ के हिसाब से कितना हुआ? कितना हुआ? 2 करोड़ के हिसाब से कितना हुआ? महंगाई की नहीं, अच्छा महंगाई पूछ लो। उनको वकार साहब को दीजिए, वकार साहब को दीजिए, पूछ लूंगी। ये लोग बताता हूँ कितनी महंगाई थी आपके शासन में, बताइए। अच्छा इनके समय महंगाई थी? अच्छा जवाब मैं बता देता हूँ। अच्छा मैं जवाब दे दूं। मेरा एवरेज अब 2 आना किलो दाल हो गई है, जो 4 आना किलो, 4 आना पे यहाँ लीटर मिलता है दूध का, अंतर में है। यहाँ पे 5 रुपए में दाल मिलती है, 5 किलो हो गई इनके हिसाब से। सुनिए 10 रुपए में यहाँ डीजल पेट्रोल मिल रहा है लीटर, इनके हिसाब से इतना सस्ता हो गया। आप सोचिए, आप माइक उधर पकड़ाइए। अब क्या हो, देखिए जिस अजय राय को आप लोगों ने उतारा है चुनावी मैदान में सपा की सपोर्ट से, पिछले 3 बार से लगातार वो तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। इस बार ऐसा क्या बन जाएगा कि आपको लग रहा है कि वाराणसी में कड़ी और बड़ी टक्कर वो दे देंगे नरेंद्र मोदी को? देखिए, हमारी पार्टी ने केवल एक चीज का सम्मान किया, वो इस भारत के संविधान की बात की है। विगत 10 वर्षों में एक पार्टी ने केवल हिंदू मुसलमान में उलझा के जो असली मुद्दे रहे हैं हमेशा भटकाने का काम किया है। जिस बनारस में आप हैं, अभी आपने पूछा क्या हाल है यहाँ की, तो अभी कुछ दिन पहले मतलब एनजीटी ने अपने एक सवाल में पूछा है इनके ट्रिब्यूनल से कि क्यों ना यहाँ पर जिस तरीके से आपके सिगरेट के डब्बे पर लिखा जाता है कि इसका सेवन जो है कि डेंजरस है, तो क्यों ना यहाँ पर भी लिखा जाए कि इस पानी का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ये इस मुद्दे पर सवाल पर कोई बात नहीं होगी मैडम। हमको ये बताया जाएगा कि पता नहीं कौन बाबर और हुमायूं तो औरंगजेब तो हिलजी तो खिलजी तो पद्मावत। पिछले 12 साल में जिस तरीके से आपने देश को उलझाया, क्या ये शर्म की बात नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय छवि हमारी जिस तरीके से ध्वस्त हुई है, आज उसका जिम्मेदार है कौन? छोटे से राजनीतिक लाभ के लिए कि एक सत्ता मिल जाए, एक सीट मिल जाए, इस देश की ऐतिहासिक परंपराओं को धज्जी उड़ा के रख दी गई। आप इस पूरे शहर के हर मुद्दा पे मैं आपको लेकर आ रहा हूँ कि घर के अंदर जाके पता कर लीजिएगा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनसे पूछ लीजिएगा, अगर वाटर प्यूरिफायर घर के बिना अगर घर में बिना वाटर प्यूरिफायर की जिंदगी किसी की यहाँ पर होगी तो वो यहाँ पर अपना हाथ उठा दे कि मैं नल का पानी पी रहा हूँ। पीने का पानी से बड़ी तो कौन सी सिविक एंटिटी है, मुझे आप बताएं। आपके कुछ हुआ ही नहीं है बनारस में। मैं जो पूछ रहा हूँ वो मुझे बताएं ना, मैं इनके प्रवक्ता से पूछ रहा हूँ कि सिविक एंटिटी है कि नहीं है। बताइए, माइक लीजिए, बताइए आप जो सवाल अगर पूछे हैं जवाब दीजिए। आज साफ पीने का पानी हो मतलब जो है कि उपलब्ध नहीं है। और सुनिएगा, 14% हरियाली शहर से गायब हो चुकी है मैडम। टेम्परेचर जो देख रही है अभी, ये मई का अंत है, 14% हरियाली, ये बड़े बड़े पेड़, ये जो सिर्फ दिल्ली में तो 52% हुआ पड़ा है, तो हर जगह की वही स्थिति है। आपने भी अजय राय और मोदी की बात किया है। टेम्परेचर के लिए मोदी जिम्मेदार है, मैं बनारसी टेम्परेचर हूँ, मैं भारतीय, नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। एकदम है, ये कह रहे हैं मोदी जिम्मेदार है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, मोदी जिम्मेदार है। Who else is to be blamed, मैडम? तो आप कह रहे हैं कहाँ ले जाएंगे हम अपनी गुहार किससे लगाएंगे? मैं जवाब ले लेती हूँ। मैं अपने सांसद से नहीं पूछूंगा तो ये सवाल किससे पूछूंगा? मैं पूछती हूँ सांसद के प्रतिनिधि से। बताइए, उन्होंने जो पीने का पानी गिना रहे हैं कि नहीं है, ट्रैफिक व्यवस्था इनको 1 घंटे लग गए आने में। सब बताता हूँ। पीने का पानी और ट्रैफिक, पीने का पानी और ट्रैफिक, इसी काशी में काशी का अधिकृत डेटा बता रहा हूँ, 1.5 लाख से अधिक घरों में नल से जल गया है। और ये दोनों लोग किस कारण एक साथ हैं, जरा बताइए तो। इनके लिए वो चिरकुट विरकुट थे और इनके लिए अखिलेश थे। इनकी मजबूरी इनको साथ लाई है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूँ, इनका भय इनको साथ मिलाया है। लेकिन आप जो पीने के पानी की बात कर रही हैं, आज मोदी जी ने 14 करोड़ से अधिक घरों को नल से जल दिया है। जो माताएं बहनें दूर दूर से लाती थी पानी और थक जाती थी, आज उनको जीवन देने का काम मोदी जी ने दिया है। पानी जा रहा है घरों के अंदर, सीवर अरे पानी 50 मैडम MLD का यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लगा है। आप क्या बात करेंगे? आप समझ नहीं पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो क्या कह रहे हैं? आप क्या बात करेंगे? अरे सुनिए, अरे सुनिए, आप क्या बात करेंगे? अरे सुनो, कितना बनारस को देखे? सुनो, बनारस बात तो सुनो। सुनिए, ये सही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अब पानी एकदम, मैं भी आया हूँ ना भाई साहब, जैसे ही मैंने नल का पानी खोला ऐसा लग रहा है जैसे एकदम स्वच्छ पानी, माने कोई प्यूरिफिकेशन की जरूरत नहीं भाई साहब। क्या रोड,
मैं जैसी पैर रखा स्लिप अरे करता हुआ आप लोग चला के गया। शासनकाल में तो भैया, पानी घर से आता ही निकला, नहीं था। मुझे 80 घाट पानी आना के बदले था, सड़कों भाई पर 2 खून सेकंड में आ गया। सड़कों पर चित्रा जी खून 2 बहाने सेकंड में आ गया मैं। दंगा 80 कराने घाट वाले, सोचिए। 7,500 मैंने 5 से अधिक दंगा किलोमीटर कराने 2 वाले, सेकंड में उनको आज मैंने पानी पैर याद आ रखा, रहा है। रोड इतनी बढ़िया उनको थी, आज स्लिप महंगाई करता याद आ हुआ रही 80 घाट आ है। गया। जब हजारों अरे करोड़ भैया, सफाई में सवाल लुटाते ये है थे कि यहाँ पे तब 1 महंगाई घंटा नहीं लगा, आती थी। 1 घंटा 3 किलोमीटर हजारों आने करोड़ में सफाई सोचिए में आप, लुटा रहे ये हालत थे, है, ये हालत नाच है कराते बनारस थे, की। तब सफाई नहीं जरा तब महंगाई नहीं आ राघवेंद्र जी अब सीधे आपके पास आते हुए ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि पूर्वांचल हो चाहे बनारस हो, कोई विकास का कामकाज किया नहीं। ये गिना रहे हैं कि पीने के पानी की यहाँ पर किल्लत है, और दूसरा सवाल कि ट्रैफिक जाम इतना ज्यादा हो रहा है। देखिए चित्रा जी, झूठ बोलना चाहिए ठीक है, लेकिन गंगा नदी में खड़ा होकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल सही। गंगा नदी में खड़ा होकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। 2012 से 2017 तक पूर्ण बहुमत की सरकार थी। जरा हमको 5 परियोजना बता दे मुख्यमंत्री जी बनारस में आके किए हों। आज जो ये घाट दिख रहा है, चाहे वो 80 घाट से लगाए और दशाश्वमेध घाट तक, हाँ। ये जो आपको दिख रही है चमचमाहट, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की दिन है। ये जो पर्यटक दिख रहे हैं, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की दिन है। ये पीने की पानी की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी के शासनकाल में ट्रेन लौटा दिया जाता था झांसी से। आज वही झांसी, वही महोबा, वही ललितपुर, हर घर पानी पहुंच रहा है। बनारस तो चूंकि गंगा के बगल में है तो यहाँ तो पानी की दिक्कत ही नहीं है। बाकी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां बीजेपी और एनडीए जीत न रही हो। 80 घाट से हम लोग कार्यक्रम शुरू किए हैं और यूपी की 80 सीट नरेंद्र मोदी जी के खाते में जा रही है। और इस बार किस मुद्दे पर? किस मुद्दे पर? हाँ, ये पूछ रहे हैं किस मुद्दे पर क्या है? अभी तो ये वो कह रहे हैं बाबर आजम इन लोगों को लेकर आते हैं, आप लोग हिंदू मुसलमान करते हैं चुनाव। पहले चरण का चुनाव हो गया, दोस्ती नहीं बन पाई। हाँ। ये जो हमको दिखा दे कि पहले चरण के पहले दोनों जो यूपी के लड़के हैं कोई सभा किए हो, नहीं कर पाए। अब 4 तारीख के बाद क्या होगा? 4 तारीख के जब 12 बजेगा, 12 के बजने के बाद आप देखिएगा एक दूसरे पर आरोप लगाए हमारी भूल थी कांग्रेस के साथ 4 तारीख के 12 बजे किसके चेहरे पर 12 बजेगा? नहीं वो तो पता है, वो तो पता है इनके चेहरे पर। वो कह रहे हैं आपके चेहरे पर 12 बजे 4 तारीख। उनको इसलिए मालूम है कि वो सरकार की चाय इनके नेता पीते हैं, तो जो सरकार बनती है वहीं चले जाते। पहले तो गरियाते हैं, जी भर के गरियाते हैं। योगी जी को क्या क्या बोलते थे राजभर, आपको याद ही होगा। मोदी जी को क्या क्या इन्होंने बीजेपी को याद होगा। तो जैसी सरकार नहीं बनी तुरंत दौड़ के वहां पे पहुंच गए। तो चचा जो हैं, जो इनके जो लीडर हैं, चचा वो सिर्फ सत्ता के साथ रहते हैं। अगर नहीं जीते भाई देखो, फिर तुरंत इधर आ जाएंगे। वो तो पलटी मारते रहते ना इधर से उधर, वो गुलाटी मारते रहते इधर से उधर, उधर से इधर, और पता यही नहीं पता था है किधर। कई बार बीच में अटक जाते हैं। तो दिक्कत है कि उनको मंत्री बनाने के लिए पता नहीं हमेशा डेट देते रहे, अब की बन जाएंगे, अब की बन जाएंगे। घोसी गए, घोसी में कह रहे थे यार घोसी में चुनाव हो रहा है, वहां घुस गए, बुरी तरह से वहाँ समाजवादी जीती। अरे अनुराग जी ये मत भूलिए कि जहाँ आप हैं ये मोदी जी का गढ़ है। अब मोदी जी कुछ के अपना गढ़ नेता का बताओगे कि अपना नेता का बताओगे कुछ? योगी जी के गढ़ में अपना नेता का अगर बताओ। आपको अखिलेश यादव जी को सीट जिताने का देने का अगर किसी में जज्बा है तो इस पीले गमछे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में जीत जाइएगा। घोसी जीते कि नहीं जीते? जीत जाइएगा। अरे आप तो विरोध कर रहे थे, घोसी में 50,000 वोट से हार गए। अभी आप ईवीएम का नाम लेने लगे, अब आप ईवीएम का नाम लेने लगे, आप परेशान हो गए। घोसी जीत रहे हैं, आप कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गया। आप हारे कि नहीं हारे उपचुनाव? इनके लिए बस ये है, इनके लिए बस ये है कि समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बनने वाली है। समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। चले जाएंगे, समाज चला वही वापस आ गए। समाजवादी पार्टी के पास कोई जनाधार नहीं रहता है। 111 सीटें कैसे जीते ये लोग बताइए 2022 के चुनाव में? ठीक है, नहीं लेकिन अनुराग जी एक हाँ बनारस के मुद्दे पर रहते हैं। एक और सवाल है अनुराग जी आपसे। देखिए जिस जगह पर हमारी मौजूदगी है, सालों से अगर 2004 का चुनाव छोड़ दे तो लगातार बीजेपी का दबदबा यहाँ पर रहा है, और अब तो नरेंद्र मोदी को चुनने का चुनाव है। दूसरा सवाल यह है कि पिछली बार आप लोग बीएसपी समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर भी, बीएसपी का अपना एक मजबूत वोट बैंक रहा है, जब उसके साथ मिलकर भी आप इनको मात नहीं दे पाते हैं बीजेपी को, तो इस बार क्या कर लेंगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी? 2017 में आया था रिजल्ट। इस बार चित्रा जी जनता चुनाव लड़ रही है। दर्द इन्होंने जनता को दिया। कौन सा वर्ग जिसको दर्द नहीं दिया? छात्र जिनका पर्चा लीक होता है वो बेचारे परेशान है। युवा बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है। जहाँ क्यूटो बनाने की बात थी वहाँ टोटो चल रहे हैं। आज युवा उसमें यूथ देखिए, आप कैमरा घुमा दीजिएगा। इन्होंने बात की थी किसान के लिए, किसान आज वो बेचारा धरने पे देता रहता है। किसान 7 साल तक धरना देता है। घुमाएंगे तो चारों तरफ खाली बोट और अरे आप इसके बाहर जाएंगे तो चित्रा जी न किसान खुश है, चित्रा जी यहाँ को पे शांत छात्र कराइए। खुश है, न युवा और महिलाओं को। हमने बता दिया बीएचयू की घटना। आप बताइए कौन सा वर्ग है जो इनसे खुश है? लेकिन क्यूटो बात ही नहीं करेंगे। क्यूटो अगर ये बात कर दे पूरा हमारा डिबेट खत्म हो जाएगी। महंगाई बेरोजगारी पे बात कर दें तो जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। हाँ जवाब लीजिए। और ये पूछेगा नहीं इनसे जरूर पूछेगा, ये बोलेंगे ना बगल में नहीं ये पूछेगा महंगाई दर बताएंगे। तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि मूंग दाल क्या अब 2 आना किलो बिकने लगी है क्या? नहीं डीजल पेट्रोल क्या 5 रुपए लीटर हो गया क्या? आप ही एंकर बन गए हैं, जवाब दीजिए उनके आरोपों। देखिए जो टोटो चला रहे हैं इसी काशी के अंदर,
वो किसी माँ बहन का चेन नहीं स्नैचिंग कर रहे हैं, वो अपना परिवार चला रहे हैं, वो भी सम्मानित नागरिक हैं, वो भी रोजगार प्राप्त किए हैं, क्योंकि फुटफॉल काशी के अंदर 12 करोड़ से ज्यादा हुआ है। और 12 करोड़ जब लोग आते हैं तो एक इकोसिस्टम, इकोनॉमिक इकोसिस्टम तैयार होता है, और वो काशी में सर्वत्र देखा जा सकता है। चाहे आप घाट पर भी देखेंगे, दिया बेचने वाला हो, फूल बेचने वाला हो, मिठाई बेचने वाला हो, रेस्टोरेंट हो, होटल हो, एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था खड़ी होती है। केवल अयोध्या और काशी की हम बात करें तो 1 लाख करोड़ की व्यापारिक अर्थव्यवस्था खड़ी हुई है। केवल बनारस का 60% से ज्यादा जीएसटी गवर्नमेंट को गया है। आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है उत्तर प्रदेश। ये कौन सी बात कर रहे हैं? मैं नहीं, सुन लीजिए, मेरा पूरा जवाब सुन लीजिए। और ये पानी की बात कर रहे हैं। बुंदेलखंड में 48 किसानों ने पानी के बिना सूखे से आत्महत्या कर लिया था। 23 रुपए का चेक दिया था इन लोगों ने, वो भी अपने पार्टनरशिप वाले कार्यकर्ताओं को दिया था। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लखनऊ से चल रही थी ना, उसको अपने अरे कब तक उन्हीं की कमियां गिनाते रहेंगे? अपनी उपलब्धियां भी तो बताइए। हाँ, बिल्कुल गिनाएंगे। हम अपनी अच्छाई भी गिना रहे हैं, हम अपनी अच्छाई भी गिना रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार ने जो रिकॉर्ड नौकरियां दी हैं, उसके आसपास भी ये नहीं है। 24 घंटे बुनकर को बिजली मिलती है, 24 घंटे 24 आवर। और सर्वाधिक प्रधानमंत्री आवास लेकिन योजना में बिजली जो तो घर महंगी मिला कर है, दी है ना, बुनकरों के लिहाज से बिजली तो महंगी हो गई है। डीजल जला रहे थे, वो सस्ता था या बिजली सस्ती है, महंगी है? आप ये बताइए। 24 घंटे डीजल जलता था, नॉइज पोल्यूशन होता था, हवा में पोल्यूशन होता था, इससे ज्यादा खर्च होता था। और आज 24 घंटे बिजली जल रही है। सबसे बड़ा ट्रेड फैसिलिटी सेंटर ने यहाँ पर रिकॉर्ड बेहतरी की है व्यापार में, चाहे वो भदोही का कानूनी उद्योग हो या काशी का साड़ी व्यापार हो। आज साड़ी ऑनलाइन भी विदेशों तक जा रही है, और लोग भी आ रहे हैं तो खरीद रहे हैं। नहीं, आपने पहली बार बनारस की साड़ी कब खरीदी थी? अरे मैंने आज ही खरीदी है। हाँ, मतलब 2014 के पहले भी थी ना बनारस की साड़ी। सुनिए, आपकी साड़ी जहाँ से जाती है, मुद्दा कैसे हो सकता है? जरा जवाब ले साड़ी जहाँ से इनको जाती भी है, बोल। उन्होंने नया प्रतिष्ठान पहले मोदी जी के आने के बाद खोला। अभी शायद 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले आपका ही एक शो था, उस पर एक जो साड़ी के जो सबसे प्रमुख एक आपका समिति है, आप शैलेश जी की, उन्होंने बताया और आपके ही उस पर बताया, और आपका लाइव शो था वो। और ये आंकड़े आप भी, क्योंकि हम लोग सिर्फ आंकड़े की बात करते हैं, ये इतिहास बांचना और 100 साल पहले 400 साल पहले नहीं, वर्तमान 2024 में खड़े आज की बात होगी। 98% माल जो साड़ी का बनारस में बिक रहा है, 98%, जो कि उनका दावा है, दैट इज ऑल इंपोर्टेड फ्रॉम गुजरात, वहां से आता है और यहाँ की मंडी में बिक रहा है। यहाँ पर 2% अपने साड़ी की जो अपने जो हाथ से बिनने वाले थे, 2% बचे। मैडम आप चाहिएगा तो ये आंकड़े भी सारे आपके सामने रखे जाएंगे। अब दूसरा सवाल है, अब एक इस पर भी आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, जैसे कि फैक्ट्रियां होती होंगी, आप जानती होंगी। यहाँ पर 2 मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है, रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 फेज 2, फिर यहाँ पर आपका ये है। हम लोग उद्यमी हैं, कितने सालों से देख रहे हैं। जो उम्मीद थी, जो परसेप्शन जो आपने जो मतलब क्रिएट किया था, इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई थी मैडम। सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है, सुविधा नहीं है। गुजरात और बॉम्बे से माल लाकर यहाँ पर मैन्युफैक्चरर आज की डेट में ट्रेडर बन चुका है। उसको ये पता है कि अब हम उसके लायक बचे नहीं हैं। ठीक है, आपने जो सुविधा दी है बीइंग प्राइम मिनिस्टर, तो कुछ तो आपकी जो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, तो कुछ तो फैक्ट्री यहाँ दी थी जिनको दिखना चाहिए था। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया, लेकिन मेरा ये सवाल है, देखिए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी भी झोंकी हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप लोग पता है 1984 में आपकी आखिरी बार सरकार बनी थी यहाँ पर। उसके बाद कभी आप समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं, कभी दूसरी पार्टी के साथ जाते हैं, उसके बाद आपकी स्थिति नहीं उस तरह की मजबूत रही है। तो फिर इतने बड़े सूबे से, और अभी आपके पास सिर्फ 1 सीट है लोकसभा की, 2 है विधानसभा की, ये स्थिति क्यों है कांग्रेस पार्टी की, जब इतने सारे मुद्दे हैं और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं? तो इसका क्या है जवाब कांग्रेस देखिए, ऐसा है मैडम ना कि बड़ी सिंपल सा एक जवाब है। हाँ। कि इस देश में बदलाव जो हमेशा जिसने किया, वो उसका नाम केवल जनता है। हाँ। किसी पार्टी में कोई क्षमता होती नहीं है। हाँ, तो वो नहीं कर रही है ना, बदलाव 19 में नहीं किया था, तो उसी पर तो आपने अगर अभी 2 दिन पहले आपके डिम्पल जी की और प्रियंका जी की रैली हुई थी मैडम, उसका अगर कवरेज फुटेज देखा होगा, जिसमें शासन चला था, आज तक पे चला था। मैं उसी को बता रहा हूँ। ये चुनाव आईएनसी या ये सपा नहीं लड़ रही है, या कोई पार्टी नहीं लड़ रही, जनता लड़ रही है। और आप जाके विरोध देखिए, ये जुमला नहीं है, ये जुमला नहीं है, ये मतलब गुलाब की पंखुड़ियां लेकर, गुलाब की पंखुड़ियां लेकर के ऊपर अपना पाप थोपना चाहते हैं। अरे बहुत बोल लिए भाई, कितना समय लेंगे? अभी आपने एक रोड शो के लिए, आपके कहने से एक रोड शो के लिए राहुल अखिलेश को परमिशन नहीं दिया। वो क्या सुनना चाहते हैं? डिम्पल और प्रियंका के रोड शो से इतना हिल गए लोग, छोटे ट्रेलर पे हिल गए, जनता आपके सभाओं में आपका मन नहीं दिया, फेंक दे रही है। उनका रोड शो तो क्यों होगा? कहाँ जनता है आपके साथ? कहाँ जनता थी 2014 में? कहाँ जनता थी 2017 में, 19 में, 22 चलिए बोलिए आज स्थिति ये हो गई है, ये विकास का ही देन है। अरे बोलिए हर हर महादेव।
लगाने वाले त्रिपुंड लगा करके खड़े हैं। पहले भी लगाते थे, कमाल की बात है, फिर जोड़ बिल्कुल नहीं लगाते थे, बिल्कुल नहीं लगाते थे, बिल्कुल नहीं लगाते थे, बिल्कुल नहीं लगाते थे, बिल्कुल नहीं लगाते थे। मंदिर 2014 में आ गया। मोदी जी की बीजेपी वाले विकास ये पे मोदी राजनीति जी नहीं के करना चाहते, दंगा कराने वाले, करना चाहते, दंगा महंगाई कराने पे वाले चर्चा नहीं करना कब चाहते, त्रिपुंड लगाते थे, धर्म की बात दंगा कर रहे हैं। कराने वाले धर्म कब मेरा त्रिपुंड राजनीतिक लगाते विषय थे, नहीं है, धर्म बिल्कुल मेरा नहीं, आस्था का विषय है। बिल्कुल आप भी इसीलिए लगा लेते, इसीलिए आप कार भी सेवकों पर क्यों गोली नहीं चलवाए थे, लगाया? आपने क्यों इसीलिए नहीं कार लगाया? सेवकों पर क्योंकि गोली आपके चलवाए राजनीतिक थे, विषय है, मेरे इसीलिए लिए- कार सेवकों पर मेरे गोली लिए चलवाए आस्था का थे, विषय है। और इसीलिए 84 कोसी आपको डर परिक्रमा लग में रहा है, साधु मैंने लगा संतों लिया। को डर जेल गए, में बंद करवाए डर थे, गए इससे, इसीलिए डर इसीलिए गए, कांवरियों डर की गए, यात्रा रुकवाए डर थे। गए। अरे हम अब डरने इस पर वाले सवाल नहीं उठाओगे? हैं, हम शान से महादेव हम पे सवाल शान से उठाओगे? जनता की महादेव पे सरकार सवाल बना उठाओगे? रहे हैं। अरे आप महादेव कब से महादेव हो गए? देवों का कब देव से महादेव हो है, गए? कब से महादेव हो गए? देवों का देव कब से है, महादेव हो आप गए? शायद भूल गए हो। एक महादेव की स्तुति नहीं याद महादेव होगी, देवों का महादेव देव हो है गए। भाई। काल नेमी ऐसे ही अपने आप को ठीक है महादेव ठीक है बताते ठीक है हैं, ठीक है, माइक दे काल दीजिए। नेमी ऐसे ही अपने आप को महादेव बताते हैं। ठीक है जरा इनके पे पास आते हैं। देखिए यहाँ पर तो इतनी गहमा गहमी। आप बताइए पूर्वांचल का 13 सीटों पर जहां जहां चुनाव होने, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है जिसके आधार पर आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन कुछ कर नहीं पाएगा? आप लोगों का गुंडागिर्दी ये कर रहे थे ना चुनाव। जनता लड़ रही है, बिल्कुल लड़ रही है। इनके सभाओं में समाजवादी पार्टी के गुंडे कांग्रेस के गुंडों को पीट रहे हैं और कांग्रेस के गुंडे समाजवादी पार्टी के गुंडों को पीट रहे हैं। आज तक के लाइव में चला है, बहुत सोशल एक मीडिया बार पे। उनकी बात हो आज जाए, फिर आ रही हूँ। सुनिए, हाँ। कोई ऐसा चित्रा जी, कोई एक बार ऐसा भी उनकी नेता बात है, हो जाए। कोई ऐसा भी नेता है एक बार माइक नहीं है आप लोग के पास। सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए। उतरने दे रहा हो, कोई ऐसा नेता है? कोई नेता नहीं है। एक अखिलेश यादव एक ऐसे नेता है जिनके समर्थक उनको गाड़ी से तक नहीं उतरने देते, उनको सुनना नहीं चाहते। वो कहते हैं भीड़ आ जाती है बहुत ज्यादा, इस वजह से वो नहीं है, वो उनको भगाने वाली भीड़ अरे है। माइक नहीं है आप तीन लोगों के पास, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आ रही हूँ। आराम से आराम से आराम से उनकी बात हो जाए, उनकी बात हो जाए पहले, उनकी बात हो जाए पहले। अरे भैया उनकी बात हमारा ही नेता था। अरे उनकी सुन बात हो लीजिए, जाए, उनकी ये बात जो हो जाए। आपके परिवर्तन है ना, अरे आवा हो, अरे अब खड़ा नहीं आवा, तनी भीड़ कराए। राजभरे जी के देन बा ना, राजभर आवा हवा करके बुलाते हैं, यहाँ तो इतनी भीड़ होती है कि मंच के आगे। राजभर जी उधर जा रहे थे, क्यों दुखी थे? तो राजभर जी क्यों लिया था 2000 में? राजभर जी को आप अच्छी तरह जानते हैं, राजभर जी को सत्ता की चाय पीनी होती है। अच्छा, सत्ता की चाय पी रहे हैं हम वो। इनको मुख्यमंत्री बनाने गए थे, जरा इनसे पूछ लीजिए। बड़ा अच्छे प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अखिलेश जी के अगल बगल जो घर है, उसके अगल बगल कितने जिलों में जीत के आए? यहाँ तो हम जिता के भेज दिए। 80 में 80 सीटें जीत एक रहे एक हैं। करके आ रहे हैं। आप लोग के पास माइक नहीं है, उनको बोलने दीजिए, फिर आ रहे हैं आपके पैर पे पास। गिर के ये डिम्पल यादव जी को नहीं जिता पाए, ये रोड शो की बात कर रहे हैं। सोचिए, हाँ, बिल्कुल, ये वो हैं इनके बिल्कुल नेता बात पैर ऐसी है। पकड़ के कभी यहाँ बिल्कुल। पड़े रहते हैं, आपने हाँ, देखा, हम पैर जनता का- पकड़े रहते हम हैं, जनता का लेटे पैर पकड़ते दंडवत हैं। लेते हम हुए हैं। जनता का जनता पैर के पकड़ते साथ हैं। होते तो हम दंडवत किसी नहीं नेता करना के- पड़ता, हम किसी जनता के नेता के सामने सामने दंडवत झुकते होते। हैं। हम जनता आप के वो पैर से हार पकड़ते गए, हैं। बुरी तरह हार गए, कहा कि नेता का चेहरा मेरे लिए जनता सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि है मेरे लिए। कोई नेता सर्वोपरि बना दो भैया, किसी नेता के सर पे हमको मंत्री बना दो। हम नहीं जिता पाए घोसी, हम घोसी नहीं जिता पाए भैया, हम दारा सिंह को नहीं जिता पाए, मंत्री बनाओ। आप जरा ये बताइए, ठीक है एक एक करके एक बार जल्दी से उनकी बात पूरी हो जाए, जल्दी से बात पूरी हो जाए, फिर मैं पूछूंगी मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा क्या बनारस में है? तो ले लीजिए माइक, बताइए आखिरी बार कब जीते थे आप? क्यों नहीं बीजेपी को हरा पाती है? बिल्कुल जनता महत्वपूर्ण है। देखिए लोकतंत्र नहीं, आप मेरी बात सुनिए, लोकतंत्र का पर्व है ये, और जनता जिस पर मुहर लगाती है, माना वही जाता है कि उसकी बातें जनता में घर की गई। चंदौली नहीं जीते क्या? हाँ, चंदौली कब जीते? आजमगढ़ कब जीते? अरे तो भारतीय जनता पार्टी कब जीती? अब चंदौली में फंस जाएंगे आप। महेंद्र पांडे 2014 के पहले कब थी, जरा बताइए। आप ऐसा बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अरे भैया मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बनारस लगातार जीत रही है वो, पिछले 30 सालों में एक छोड़ दीजिए आप 2004, गोरखपुर 1989 से जीत रही है, 2018 में कुछ महीनों के लिए समाजवादी पार्टी। ऐसी कई सीटें हैं, जिन राज्यों की कई सीटें हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए वहाँ पे हमने बाई इलेक्शन जीता था, आप भूल गए इस बात को? अरे तो एक बार 6 महीने के लिए जीत जाने की बात। अरे क्या बात कर, जनता ने जिताया था 10 सालों में। और कितना क्या बात? आपकी बात, मैं आपसे ये सवाल, देखिए अब तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया है ना, चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। सुनिए मेरी बात, डुमरियागंज से अभी जगदम्बिका पाल है, क्या आपको याद ही नहीं है? आपको याद ही नहीं है? आपको याद नीचे नहीं आ रहे, मैं कह रहा हूँ 2014 के पहले भैया डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल है। कब जीते वो? कब जीते जरा आपसे पूछ रहा हूँ, पहली बार कब जीते वो लोकसभा का इलेक्शन? आप बताइए,
उसके पहले कौन था वहाँ पे? तो हमको नहीं याद है, वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, मेरी यूनिवर्सिटी से, इसलिए नहीं याद है। लेकिन अभी वो बीजेपी के पास है, अभी बीजेपी। सुनिए, आप 10 साल के पहले 10 साल से क्यों नहीं हो गई आपकी, क्या क्यों नहीं हरा पा रहे? नहीं 10 साल पे, अरे तो ठीक है ना, इस बार हरा रहे हैं ना, अरे हार रहे हैं, साफ है। 80 में मुश्किल से जहाँ हम खड़े हैं, ये सीट टक्कर में, बाद बाकी टक्कर में, बाकी साफ है भारतीय जनता पार्टी। चलिए माइक दीजिए इनको, बीजेपी के प्रवक्ता को बताइए। ये कह रहे हैं 79 सीटों पर आप लोगों का बिल्कुल साफ है मामला, और यहाँ पर हाफ है मामला वाराणसी में। ये तो सूरज जब पश्चिम से उगेगा तभी ये सत्य हो सकता है। ये तो दिवा भ्रम है पूरी तरह से। वो मुगालसे में रहे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये उनका अपना अधिकार है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जनता ने मन बना लिया है। ये सिर्फ हार और जीत का मामला नहीं है चित्रा जी, ये पूरे भारत को, विकसित भारत और जो सनातनियों के साथ जो अत्याचार इस देश में हुए हैं, उस सनातन प्रतिष्ठा को स्थापित करने का चुनाव है। और निरंतर भारत की जनता 2014, 19 और 2024 भीड़ देख रहे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैलियों में कितनी ज्यादा आ रही है। होती थी चित्रा जी, कौन से चुनाव में उनके भीड़ नहीं होती थी? अरे किस बात का डर? डर गए राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस का हाथ अब साइकिल को मजबूती से पकड़ लिया है। इसी बनारस में बोले हैं वो। डराना तो इनकी फितरत है, डरा करके ही तो मुस्लिम समाज को गुर्बत में इन्होंने रखा। और भारतीय जनता पार्टी की चली सरकार ने 33 से 40% तक अपनी फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ उस समाज को दिया है। अभी जा करके ये डेटा उठा करके देख लें और व्यक्तिगत परिवारों से मिल करके देख लें। इसी काशी में आई, ये काशी के नहीं है, मुझे पता है कि इनको बहुत जानकारी नहीं होगी। दशाश्वमेध घाट की तरफ चले, वहीं इनको पता चल जाएगा कि घाट की तरफ हम चले, प्रधानमंत्री के उनसे कोई सरोकार इनका नहीं है। हाँ, दशाश्वमेध घाट की तरफ हम चले थोड़ा सा और आगे, ताकि हम वो तस्वीरें भी दिखा पाए। लेकिन फिर उसी पर आ जाती हूँ। देखिए, बड़े जोश के साथ इंडिया गठबंधन है इस बार। वो कहना है 14 और 19 भूल जाइए। इस बार की आप परिस्थिति देखिए, महंगाई, रोजगार का मुद्दा, उस पर जबरदस्त तरीके से ये लोग घेर रहे हैं आपसे। चित्रा जी, बीजेपी से मत पूछिए, जवाब आज तक नहीं मिला। सवाल तो पूछने दीजिए। इनके सवाल होंगे, बताइए। मैं मंगलसूत्र, मीट, मुर्गा, मछली, बाबरी, तालाब, भैंस, सुनिए, ये इनके मुद्दे होते हैं। इनके मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, किसान, छात्र, मुद्दा ही नहीं है। वो क्या नहीं, ये सारे मुद्दे पर आप लोग बात ही नहीं करना चाहते। चित्रा जी, इंडी गठबंधन के तमाम शीर्ष नेता जमानत पर हैं, बेल पर हैं, जेल का भय सता रहा है, अपने बच्चों का भविष्य सता रहा है, इसलिए इकट्ठा होकर के बहुत जोश दिखा रहे हैं। लेकिन सच्चाई वही है, 4 जून के बाद होना वही है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। जेल के दरवाजे खुलेंगे, भ्रष्टाचारी अंदर जाएंगे, जेल के दरवाजे रहे। तो बताइए, आपने अजीत पवार जी को जो 17,000 करोड़ का आप बता रहे थे घोटाला किया, बाद में चक्की पीसिंग करके मंत्री बनाई तक चले गए। आपने अशोक चौहान को बोला था आदर्श घोटालेबाज हैं, आपने आदर्श उनको राज्यसभा दे दी। आप उन लोगों को, जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनको आपने बुला के मंत्री और राज्यसभा दे दी। आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे? आप परिवार नहीं, आप परिवारवाद, एक सेकंड दे रहा हूँ, ये परिवारवाद की बात करेंगे? इनसे पूछे परिवारवाद क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी परिवारवाद में अखंड तरह से डूबी पड़ी है, पूरी डूबी हुई है। अखंड डूबे हैं परिवारवाद में। थोड़ा इधर आइए, पीछे की तस्वीरें भी आएंगी, इधर आइए। बोलिए, कह रहे हैं अखंड परिवारवाद में डूबे हुए हैं। और भ्रष्टाचार के आरोप जिन लोगों पर आप लोग लगाते थे, बीजेपी वाले, अब उन्हीं में से कई लोग शामिल हो गए, तो भैया पाक साफ हो गए। वॉशिंग मशीन है आप लोगों के पास। गरीब घर में पैदा हुए नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पैदा होते हैं, उनका कौन सा परिवारवाद है? रघुवर दास गरीब घर, आदिवासी घर में पैदा होते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। खट्टर साहब गरीब घर में पैदा होते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। हमारा बूथ अध्यक्ष प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। क्या ये कभी बनेंगे मुख्यमंत्री? बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री बनेंगे अपने पार्टी में? नहीं बन सकते। मैं डंके की चोट पे इस बात को कहता हूँ। इनको नीचे कर दिया जाएगा, कुतर दिया जाएगा इनको। ये चिल्ला तो रहे हैं 10 साल से, 20 साल से इनको चिल्लाते हुए हम लोग देख रहे हैं टीवी पर। लेकिन क्या स्थिति है? एक बार अरे चुनाव तो लड़े थे ना लखनऊ से विधानसभा में। क्या स्थिति थी? कितने वोट पाए थे? इनको अच्छी तरह पता है। तो देखिए, जनता के अंदर इनकी स्वीकार्यता समाप्त हो गई। कितने पाए थे बता दो? भारतीय जनता पार्टी के झूठ, गंगा में खड़े होकर झूठ बोल रहे, कितने पाए थे? हारे थे। अरे कितने पाए थे? हारे थे, बुरी तरह से। 90,000 वोट पाए थे, यही नहीं पता है? बीजेपी में मैंने तरह से गंगा में रह के झूठ बोलते। सवाल ये नहीं, परिवारवाद पे बता नहीं पाए। नहीं, एक बार परिवारवाद का गिना दे इनको। अनुराग ठाकुर परिवारवाद में आते, जिनके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे। अजीत पवार जिनके साथ ये गठबंधन
गठबंधन बना रहे हैं, ये एनसीपी परिवारवाद से आती है। शिंदे पार्टी जिसके साथ ये है शिवसेना बोल रहे हैं परिवारवाद से आती है। चौटाला के साथ सरकार ये चला रहे परिवारवाद से आती है। सुन लीजिए मेरी बात, राजनाथ सिंह जी के बेटे या आदरणीय कल्याण सिंह का बेटा पोता सब मंत्री, परिवारवाद और क्या होता है मैं जानना चाहता हूँ, क्या परिवारवाद मतलब होता है? सवाल बड़ा है, एक बार ये तस्वीरें दिखा देते हैं। आप देखिए यहाँ पर शाम का वक्त हो चला है, गंगा आरती होने जा रही है। पीछे दशाश्वमेध घाट पर इस वक्त गंगा आरती चल रही है। शाम का ये वक्त है, लेकिन आपको बताते चले कि यहाँ का माहौल जिस तरह से खुशनुमा है वो आप देख रहे हैं। हमने आरती तो दिखा दी है, लेकिन ये बताइए घाटों की साफ सफाई का मुद्दा हो या फिर अंदर सड़कों के चौड़ीकरण का मुद्दा हो, विकास के कामकाज बीजेपी जो लगातार गिना रही है। देखिए वो तो आपको ही पता चल गया होगा कि कितनी चौड़ी सड़कें हुई हैं कि आपको घाट तक पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। 3-4 किलोमीटर की दूरी। दूसरी मेरी बात सुनिए, अगर हुआ था तो इतना टाइम क्यों लगता है फिर बताइए आप। दूसरी बात जो आपने हमने बोला था, जो घाट थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव जी ने एक प्रपोजल बनाया था कि ये पूरी रोड से सबको एक रोड बनाई जाए जिससे घाटों को जोड़ दिया जाए। आज कितनी डबल इंजन की सरकार हुआ, 10 साल हो गए या 7.5 साल हो गए। प्रोजेक्ट बना हुआ, जोड़ दीजिए ना, सबको आने में दिक्कत होगी। अगर वो वहां से चलेगा सीधा इससे रोड बना दीजिए प्रीफेल, सब घाट कनेक्ट हो जाएंगे। क्या दिक्कत है इनको? जब प्रपोजल बना हुआ है तो आप उस पे काम ही तो करना है, उस पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ। इनका माइक, हाँ बोलिए। देखिए समाजवादी सरकार में कानून के विरुद्ध जाकर के रोक लगी हुई थी विवादित ढांचे के मरम्मत की, उसके बावजूद इन लोगों ने विकास का एक ही काम किया कि उसका मरम्मत किया, उसका रंगाई पुताई किया ज्ञानवापी परिसर का। ये इनका विकास कार्य है। और रही घाटों की जहां तक बात है तो मैंने आपको बताया कि घाटों में कितने बम विस्फोट हुए थे। सिलेंडर विस्फोट बता करके उस पर पर्दा डाला जाता था, उसको रफा दफा किया जाता था। शीतला घाट पर विस्फोट हुआ, दशाश्वमेध घाट पर विस्फोट हुआ, गोदौलिया पर विस्फोट हुआ। ये सब इनके कारनामे थे, इनके सरकार के कारनामे थे। और ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि काशी में क्या स्थिति थी। सड़क में गड्ढे थे, गड्ढे में सड़क थी, ये स्थिति थी। बिजली आती नहीं थी, बिजली केवल सफाई में जाती थी। बनारस अछूता था, बनारस के लोग मरहूम थे बिजली से। पूरे सड़क पर आप चलिए तो हजारों जनरेटर, धुआं निकलता था, हजारों जनरेटर चलते थे। तार खींचे हैं, उसके पहले यहाँ लालटेन जला कर दी। कमाल की बात करते हैं, यहाँ बिजली आज से बनारस के अंदर में। ये भारतीय जनता पार्टी झूठ के अलावा कोई पुरंदर नहीं करती है। हमारी सरकार ने सोलर पावर हब बना दिया है। वो टैक्सेशन भी बता दीजिए कि बनारस के लोगों को हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली की एक दरों में से यहाँ पर आपको देने पड़ती है। वो सारे जो है जितने तरीके के जो है कि टैक्सेस इंपोज किए जनता पर, वो भी बताइए। धार्मिक यात्राओं के जितने भी शहर हैं हिंदुस्तान भर में, ये वो शहर है जिसकी की धार्मिक यात्रा करने के लिए अगर आप आएंगे तो सबसे जो है महंगा शहर ये आपको मिलेगा। महंगा शहर है, बताइए। इनके कार्यकाल में धार्मिक यात्रा करने के लिए बहुत टैक्सेशन की बात कर रहे हैं। 34 तरह के टैक्स लगते थे, 2,500 रुपए के टिकट लिए जा रहे हैं। 35 प्रकार के टैक्स लगा करके ये लोग जनता से केवल वसूलते थे और जनता को सूखा मरने के लिए छोड़ देते थे। ये इनके हाल था, ये इनका हाल था, इनके कार्यकाल का हाल था। ये टैक्स की बात कर रहे हैं। और दर्शन की जहाँ तक बात है, गलियों में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए माताएं बुजुर्ग पहुँच नहीं पाती थी, और विकलांग जो दिव्यांग लोग थे वो तो पहुंच नहीं पाते थे। और पूरी गली गंदगी से सनी रहती थी, गंदगी से सनी। ये जहाँ के रहने वाले हैं, शिवाला गंदगी का अंबार था, बूचड़ खाने जैसी स्थिति रहती थी। और इन घाटों पर शौच होता था, इन घाटों पर शौच होता था, ये स्थिति थी। और इतना ही नहीं, ड्रग एडिक्ट्स यहाँ पे बैठते थे। बनारस के वो लोग, वो काशी विश्वनाथ के श्रद्धालु जो कि पीढ़ियों से, जिनके घर में बिना दर्शन के जो खाना नहीं खाते थे, नाश्ता नहीं करते थे, आइए चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ। वो बेचारे इतने परेशान हैं कि उनको अब वो डेली आपका टिकट खरीदेंगे, वो डेली लाइन में लगेंगे। वो महादेव का दर्शन करने के लिए तो कहीं दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। केवल धार्मिक पर्यटन के नाम पर केवल जनता का दोहन करके ये मतलब इन्वेस्टमेंट है। ये केवल इन्होंने मतलब इन्वेस्ट करके केवल जनता की जेब से पैसा है। इंडिया अलायंस ये सड़क की बात कर रहे थे। अभी जब सड़क बनना शुरू होगा तो यही लोग आगे बैठ जाएंगे, क्यों तोड़ा जा रहा है, क्यों तोड़ा जा रहा है। पहली बात थोड़ी बन रहा है, बनेगा। आज जो ये काशी बना है, ये योगी जी, मोदी जी का दिन है। उनके बात हो जाए, आपके पास माइक नहीं है अनुराग जी। हाँ, ये आपके पास माइक नहीं है उनके बात। हाँ। मोदी जी 10 साल से 15 साल से बीजेपी आ रही है। इसके पहले क्या था? कांग्रेस के भी सांसद थे, क्या था? ऐसे ही घाट थे क्या?
आप कर रहे थे लाइट, ये लाइटें ऐसे चकमगा रही थी, नहीं चकमगा रही थी। आपके शासन काल में केवल सैफई इटावा के इर्द गिर्द लाइटें सीमित थी। यहाँ बस युवा देखिए दौड़ लगाते थे और भर्ती का जो पर्ची होता था इनके चच्चा के यहाँ से आता था। कांग्रेस पार्टी हार्वर्ड से और ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए दो ऐसे आपका युवा जिनकी नीयत साफ है, जिनके अंदर प्योर ऑनेस्टी है, जो कि संविधान की बात कर रहे हैं, जो कि केवल जनता की बात कर रहे हैं। आज पूरी देश की जनता ने आज यही सोशल मीडिया और आपके मीडिया के माध्यम से तमाम सारे तथ्य सामने आ चुके हैं। बनारस का जो सांसद प्रतिनिधि है, अब उन लोग के पास तो पैसा था, पहुंच गए हार्वर्ड और वहाँ पर पढ़ने। बाकी जो इंडिया के लोग हैं, क्या एजुकेटेड है ना, पढ़े तो हैं, पढ़े तो हैं, के लोग पढ़ते हैं क्या एजुकेटेड नहीं है? ये बीएचयू वाले बच्चे क्या एजुकेटेड नहीं है? क्या बात होती है कि विदेश से जो पढ़ के आएगा वो पढ़ा है और जो यहाँ का पढ़ा हुआ है वो पढ़ा एजुकेटेड और नॉट, वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं। आपने विदेशों का इतना महिमा मंडन किया, भैया आपका बीएचयू है, जेएनयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। आप सुनिएगा, अब बीएचयू की बात करते तो समझ में आता है। हमारा सांसद प्रत्याशी 24 घंटा आपको उपलब्ध है। आप अभी फोन लगाइए, आप उससे जो समस्या चाहेंगे आप उससे बात कर सकती हैं। हम अपने सांसद से कहाँ बात कर सकते हैं, कहाँ मिलने जाएंगे उनसे? आज जिस तरीके से पूरे शहर का दोहन किया गया है, छोटी छोटी आपकी चीजों के लिए लोग यहाँ मिलने के लिए बोलिए, लोग जो है लाइन लगा के जाते हैं। हार्वर्ड और ऑस्ट्रेलिया बहुत सुना लिए और दो लड़कों का साथ बहुत दिखा लिए। यूपी को ये हाथ पसंद है, यूपी को ये साथ पसंद है, और यूपी की जनता ने हाथ उखाड़ के फेंक दिया और साइकिल पंचर हो गई, साइकिल भ्रष्ट हो गई। आप लोग क्या डर रहे हैं, किस बात की डर? मस्त है, बम बम बोल रहा है काशी, हर दिल डोल रहा है काशी, और प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। चिंता इनको है, डर इनको है, क्योंकि 4 तारीख के बाद होना वही है जो ये कुकर्म किए हैं, उसका फल इनको मिलना है। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं बीजेपी के फल मिल जाएगा कुकर्म का। देखिए सवाल ये है कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी हमेशा विकास की राजनीति करती है, और इस बार कांग्रेस समाजवादी के साथ। एक बार मैं आपके बीच में रुकिए ना, एक बार बोलो। अरे बोलने दो, मुझे बोलने दो भाई, अरे चुप रहिए भाई। ये सवाल, अच्छा सुना, मुझे अपनी बात करने दीजिए। सवाल है कि इस देश के अंदर में अखिलेश यादव जी ने जो काम किया इस देश में, इस प्रदेश में एज ए चीफ मिनिस्टर, पूरी जनता इस बार अखिलेश यादव जी के साथ है, कांग्रेस के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी इतना डर रही है, इतना हार रही है। मुद्दा सीख है, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है, और उस मुद्दे पे लेके लगातार दोनों लोग जो समाज की, मैं चैलेंज कर सकता हूँ, नहीं मैं चैलेंज कर सकता हूँ, आप अखिलेश यादव जी से फोन पे बात कर सकती हैं। आप मिलाइए, इनके नेता से बात हो जाएगी क्या? अभी चैलेंज कर दूंगा मैं, आप बताइए हो जाएगी क्या? आप मिलाइए फोन, मिलाइए अपने एमपी को फोन, मिलाइए एमपी को, मिलाइए, आप अपना फोन मिलाइए ना। वक्त इतने की इजाजत देता है। मेरा कोई नेता इतना खलियर नहीं है, वो देश के विकास में अपना पल पल क्षण क्षण खपा रहा है। और प्रधानमंत्री जी को मैंने एक रिक्वेस्ट अपने बेटे के लिए किया था, तो प्रधानमंत्री जी का प्रशंसी पत्र आया। अब किसके दावे में कितना दम है, इसके लिए हमें करना होगा इंतजार। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर मुकाबला बेहद दिलचस्प है, कड़ा और बड़ा है। 57 सीटों का ये दाव है, महत्वपूर्ण ये चुनाव है जिसको जीतने के लिए ताकत पूरी पार्टियों ने लगाकर रखी हुई है। किसका दिखेगा दम, इस पर रहेगी आज तक की नजर। और 1 तारीख को सबसे सटीक एग्जिट पोल और 4 तारीख को सबसे तेज नतीजे आप देखने जा रहे हैं आज तक पर। इसी के साथ काशी विश्वनाथ की नगरी से अभी दीजिए हमें इजाजत।